नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 3 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाओं को समझने का प्रयास करेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। तो जब हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखते हैं तो हमें पदार्थ के 3 रूप दिखाई पड़ते हैं: ठोस रूप, द्रव रूप और गैस रूप। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैस अवस्था। तो सबसे पहले हम पदार्थ के ठोस अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं और इसे हम क्रियाकलाप 1.9 के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? तो जब हम पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ या अन्य कोई ठोस वस्तु के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाने का प्रयास करते हैं तो बड़ी आसानी से इनका रेखाचित्र बन जाता है। और इसका कारण यह है कि इनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं। तो ठोस की स्पष्ट सीमाएं होने के कारण इनका रेखाचित्र आसानी से बन जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि हाँ, इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? तो जब इन पर हथौड़ा मारा जाता है या इनको खींचा जाता है या इनको गिराने का प्रयास किया जाता है तो हम देखते हैं कि जो ठोस होते हैं वो अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठोस टूट सकते हैं परंतु अपने आकार को नहीं बदलते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस जो होते हैं वे दृढ़ होते हैं। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? तो विसरण को हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि दो पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। तो जिन पदार्थों के कण गति करने में जितने ज्यादा सक्षम होंगे उनमें विसरण उतना अधिक होता है। परंतु जो ठोस होते हैं इनके कण गति करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी कारण ठोसों में जो विसरण होता है वो बहुत धीमी गति से होता है और सबसे अधिक ये गैस में होता है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? तो जब हम इनको संपीड़ित करने का प्रयास करते हैं तो इनको संपीड़ित करना अत्यधिक मुश्किल होता है क्योंकि इनके अणु कसकर बंधे होते हैं और उनके बीच बहुत कम जगह होती है। तो जो ठोस होते हैं इनके कण आपस में बहुत अधिक कसकर बंधे हुए होते हैं। इसी कारण इनको संपीड़ित करना अत्यधिक मुश्किल
होता है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। इसके अतिरिक्त भारे बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ठोस दृढ़ होते हैं। अब जो रबड़ बैंड है, इसको जब हम खींचने का प्रयास करते हैं तो इसका आकार जो है वो बदल जाता है। तो क्या ये रबड़ बैंड जो है, क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार को ले लेती है। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों? तो इन सभी को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी ठोस ही हैं। और इसका कारण क्या है? तो इसका पहला कारण यह है कि भारे बल लगाए जाने पर जो रबड़ बैंड है, इसका आकार तो बदल जाता है, परंतु जैसे हम बल को हटा देते हैं तो ये पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है और अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। अब क्योंकि जैसी बल को हटा रहे हैं तो ये अपने मूल आकार में आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रबड़ बैंड है ये भी एक ठोस है। अब चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में या जार में रखें, इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते हैं। तो शर्करा को अगर हम किसी बर्तन में रख देते हैं तो शर्करा के क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता। इसी कारण जो शर्करा या नमक है ये ठोस होते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकल आती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो जो स्पंज होता है, इसमें छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में वायु का समावेश होता है। इसी कारण इनका जो संपीड़न होता है वो संभव होता है। परंतु यह भी एक ठोस का ही उदाहरण है। अब हम द्रव अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं और इसको हम क्रियाकलाप 1.10 से समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? तो द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है। इस कारण ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। तो जब हम द्रवों को फर्श पे डालते हैं तो इनका आकार बदल जाता है। इसी कारण हम जो द्रव हैं इनको दृढ़ न कहकर इनको तरल कहते हैं, कि द्रव जो है वो तरल होते हैं। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? तो हाँ, प्रत्येक बार द्रव का आयतन एक समान रहता है, क्योंकि द्रव तो यहाँ पर फिक्स है 50 ml। तो 50 ml द्रव को अगर हम किसी भी बर्तन में रख दें तो वो 50 ml ही रहेगा। वो 50 ml से 60 ml या 50 ml से 40 ml नहीं हो जाएगा।
इसी कारण जो द्रव होता है उसका आयतन जो है वो एक समान ही होता है। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो नहीं। जो द्रव है इसका आकार एक समान नहीं रहता है। द्रव को जिस भी बर्तन में रखा जाए वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। और हाँ, द्रव को जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलते हैं तो ये आसानी से क्या होता है? बहता है। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आकार इसका बदलता रहता है। जिस भी बर्तन में रखेंगे ये उस बर्तन का आकार ले लेगा। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते हैं लेकिन ये तरल होते हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव होता है। तो जो द्रव है इसमें ठोस का या इसमें द्रव का या इसमें गैस का, तीनों का विसरण द्रव में जो है वो संभव होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर जो है वो अधिक होता है। और इसका कारण ये है कि जो द्रव अवस्था में पदार्थ के कण जो हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो विसरण की दर उसमें सबसे अधिक होगी जिसमें कण जो हैं वो अधिक स्वतंत्र होंगे। तो ठोस की तुलना में द्रव में जो कण होते हैं वो गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। इसी कारण द्रव में जो विसरण दर है वो ठोस से अधिक होता है। अब हम गैसीय अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं और इसे हम क्रियाकलाप 1.11 के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दें। सभी सिरिंजों को पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा लें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? तो हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। गैसों की स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अब यहाँ पर जो एक गैस है, यहाँ पर द्रव है और यहाँ पर चौक है, चौक के टुकड़े यहाँ पर है। तो जो गैस है इसके कण जो हैं वो अत्यधिक दूरी पर होते हैं, यानी कि इसमें रिक्त स्थान अधिक होता है। इसी कारण जब हम इस पर पिस्टन से दबाव डालते हैं तो ये अत्यधिक संपीड़ित होता है। परंतु जो द्रव है इसमें कण जो हैं वो गैस की तुलना में अधिक पास में होते हैं। इस कारण यहाँ पे पिस्टन की सहायता से इसको गैस की तुलना में कम संपीड्य किया जा सकता है। परंतु जो चौक है इसके कण बहुत ही आसपास होते हैं। इसी कारण इनको संपीड़ित करना बहुत मुश्किल होता है। अतः हम देख सकते हैं
कि सबसे अधिक संपीड्य जो है वो गैस होती है, फिर द्रव, और सबसे कम संपीड्य जो है वो ठोस होता है। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस ही होती है। तो जो घर में खाना बनाने के लिए जिस गैस सिलेंडर का हम यूज करते हैं उसमें एलपीजी यानी कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होती है, और इस गैस को संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा जाता है। इसके अतिरिक्त जो अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें भी ऑक्सीजन को संपीड़ित करके उसमें भरा जाता है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड्यता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। अब यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों को समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो जो ये ठोस है इसके कण जो हैं वो एक दूसरे के अत्यधिक पास में होते हैं, यानी कि गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जबकि द्रव के कण जो हैं वो ठोस की तुलना में अत्यधिक दूरी पर हैं, तो ये ठोस की तुलना में इसके कण जो हैं वो अधिक गति कर सकते हैं। जबकि गैस के कण जो हैं वो ठोस और द्रव की तुलना में अत्यधिक दूरी पर हैं। इसी कारण जो गैस के कण हैं ये सबसे अधिक गति करने के लिए यहाँ पर सक्षम है। तो ए, बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। तो सबसे अधिक जो गति करेगा वो गैस के कण करेंगे, और सबसे कम जो गति करेंगे वो ठोस के कण करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।